गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मंजुल पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए। आप लोग ऑनलाइन कम आ रहे हो इस टाइम, जबकि चीज़ें मुझे जो समझ में आ रही हैं कि इंटरेस्टिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है पॉलिटी में, लेकिन आप लोगों का रुझान कम हो रहा है। ऐसा क्यों? जल्दी सभी लोग ऑनलाइन आ जाओ, लाइव आओ। हम स्टार्ट करें। कहाँ तक हुआ था जल्दी से बताओ, कहाँ तक कंप्लीट हुआ था जल्दी से बताइए आप लोग। उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, भाग 3। कितने आर्टिकल्स हुए थे टोटल? कितने आर्टिकल कंप्लीट हुए थे लास्ट क्लास में? कोई डाउट? चलिए बताइए कितने आर्टिकल कंप्लीट हुए थे? 21। तो आज नंबर कौन सा होगा? 22। जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, हमने बताया था 19 से लेकर 22 तक ना। तो आज हम अपने स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म करेंगे। ठीक, जानने की कड़ी में, खत्म नहीं करना है वैसे। आर्टिकल 22 क्या है जल्दी से बताओ कोई। आर्टिकल 22 क्या कहता है बताइए जल्दी से। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आया किसी का रिप्लाई? आर्टिकल 22 क्या कहता है? क्या है? गिरफ्तारी तथा निरुद्ध से संरक्षण। ये है हमारा क्या? आर्टिकल 22 है। देखने में तो बहुत आसान है, ठीक, कि गिरफ्तारी तथा निरुद्ध से क्या है? संरक्षण प्रदान करता है। कौन? आर्टिकल 22। लेकिन अब आपको दो बातें इसमें दिख रही होंगी। एक बात हमने की है किसकी? गिरफ्तारी की, ठीक, और दूसरी बात क्या है? निरुद्धि। तो गिरफ्तारी तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि जब आप कोई अपराध करेंगे तो किसी भी अपराध में किसी व्यक्ति को दंड दिलाने के लिए जो प्रावधान किया गया है, उसमें सबसे पहले क्या की जाती है? गिरफ्तारी की जाती है। ठीक, तो गिरफ्तारी तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन बहुत विवाद का विषय रहा है भारतीय संविधान में, जिसे हम लोग कहते हैं निरुद्धि, ठीक, या इसी को कहते हैं निरोध, ठीक, ये भी कहते हैं इसी को। तो जो ये निरुद्ध निवारक अधिनियम था या क्या कहते हैं, निवारक अधिनियम था, हम इसी के बारे में जानेंगे। बहुत विवाद का विषय रहा है। तो अगर हम गिरफ्तारी की बात करते हैं, पहले हम गिरफ्तारी को बात करेंगे, तो आप लिखोगे गिरफ्तारी में कि गिरफ्तारी क्यों होती है। ठीक, हमने बताया था ना कि इंडियन पॉलिटी जब आप पढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, तो समझ लीजिए एक प्रकार से आप मूल विधि की क्लास ले रहे हो। आप मूल विधि पूरा इसमें आता है। तो ये जानो, पूरा तो नहीं, 50% आंशिक रूप से हम क्या पढ़ रहे हैं? मूल विधि भी पढ़ रहे हैं। तो अगर गिरफ्तारी की बात करते हैं तो ये जान लो कि किसी भी अपराध में दंड दिलाने के लिए जो हमारे आईपीसी में, सीआरपीसी में जो प्रावधान किए गए हैं, वही क्या कहलाता है? गिरफ्तारी कहलाता है। दंड दिलाने के लिए आप कोई अपराध करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा, किसी धारा के तहत दिया जाएगा, और वो धारा कहाँ होगी? आईपीसी में होगी, जो आपकी 1860 वाली आईपीसी है, सीआरपीसी में होगी, जो सिविल मामले होते हैं, क्रिमिनल मामले होते हैं, उन सब के तहत। तो आपको गिरफ्तारी समझ में आ रही होगी। लेकिन बात होती है निरुद्ध की, कि निरुद्ध क्या है?
तो आपको सोचकर भी, आपको जानकर भी थोड़ा अजीब लगेगा। और निरुद्ध की परिभाषा यह है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए जो गिरफ्तारी की जाती है उसी को क्या कहते हैं? निरुद्ध। मतलब प्रशासन को यह लगता है कि आप कोई आपराधिक कार्य करने वाले हो और उस आधार पर क्या कर लिया जाता है? आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसे कहा जाता है नॉर्मल वे में आपने सुना होगा संदेह के आधार पर। क्या होता है? संदेह के आधार पर, कि संदेह हुआ प्रशासन को कि आप कोई अराजक कार्य करने वाले हो, आप कोई आपराधिक कार्य करने वाले हो और आपकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। लेकिन अब समस्या यह है कि भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है। अब ये जो निवारक अधिनियम है, ये जो निरुद्ध है, इसके आधार पर जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये हमेशा विवाद में रही हैं, ये हमेशा विवाद में रही। ठीक, अब आर्टिकल 22 की अगर बात करें तो आर्टिकल 22 का जो सब क्लॉज 1 है, ये जानो कि आर्टिकल 22 में 7 सेक्शन हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 और 7, 7 हैं। आर्टिकल 22 के 7 सब क्लॉज हैं। ठीक, जिसमें से आर्टिकल 1, 2 और 3 में, इन तीनों में बात की गई है गिरफ्तारी को लेकर जो संरक्षण प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान में। अभी सबकी बात करेंगे। 1 में क्या लिखा गया है, 2 में क्या लिखा गया है, 3 में क्या लिखा गया है। यह संबंधित है किससे? गिरफ्तारी से लेकर। और 4 से लेकर 6 तक यह है किसके बारे में? निरुद्ध के बारे में। यह किसके बारे में है? निरुद्ध के बारे में है। और जो 7वां है यह है हमारी संसद के बारे में, कि संसद इससे संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। जैसे हमने राज्यों में पढ़ा था भाग 1 में, हमने भाग 2 में पढ़ा था जो नागरिकता पढ़ रहे थे, कि संसद आर्टिकल 11 का प्रयोग करते हुए नागरिकता संबंधित कोई भी कानून पारित कर सकती है। तो ऐसे ही यहां पर भी है कि आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 7 कहता है कि संसद इससे संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। बात क्लियर है? यहां पर आपको गिरफ्तारी समझ में आई है? या जो निरुद्ध है, कहने का मतलब, इसका मतलब एक जानिए कि संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, इससे सिंपल लैंग्वेज नहीं हो सकती। संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। अब आपको समझ में आ रहा होगा अगर इसकी हिंदी की बात करें। ठीक, लेकिन संविधान के आर्टिकल 22 में जो भाषा लिखी गई है वो यही है, गिरफ्तारी तथा निरुद्ध से संरक्षण। बात क्लियर है? अब आप लिखोगे आर्टिकल 22(1), या हेडिंग डालिएगा। पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा। क्या आपने आर्टिकल 22 लिख लिया? आप लिखिए, हेडिंग डालिए, लिखिए गिरफ्तारी से, या गिरफ्तार लिखो, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को या व्यक्तियों के अधिकार। सबसे बढ़िया सेंटेंस यही होगा। लिखिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार। हम अधिकार की बात कर रहे हैं ना, तो कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? लिखिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार। हमने कई बार कहा है कि अधिकारों को आपको जानना चाहिए कि आपके अधिकार हैं क्या क्या। भले ही ये चीज एग्जाम में ना पूछी जाए, लेकिन आपको आपके अधिकार पता होने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो उसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त किए होते हैं? तो इसमें से जो सबसे पहला होता है वो है आर्टिकल 22 का 1। और आर्टिकल 22 का 1 क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी तो उसे कारण बताना अनिवार्य होता है, जिसे आप लोग कहते हो वारंट।
आपने मूवी में बहुत देखा होगा कि मिथुन चक्रवर्ती इंस्पेक्टर बनके पहुंच जाते हैं अमरीश पुरी के पास। तो अमरीश पुरी कहते हैं कि जिस दिन आपके पास वारंट होगा उस दिन मेरे यहां आना, निकल जाओ अभी मेरे महल से। ठीक, तो आपने मूवी में बहुत देखा होगा। तो वो किसके तहत कहते थे? आर्टिकल 22(1) के तहत कहते थे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? किस आर्टिकल के तहत करते थे? तो आर्टिकल 22(1) का प्रयोग करता था कौन? अमरीश पुरी करता था मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर पुलिस कभी भी आपको गिरफ्तार करने के लिए आती है तो आर्टिकल 22(1) के तहत उसे कारण बताना अनिवार्य होगा। बिना कारण बताए पुलिस आपकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। कहने का मतलब है कि वारंट दिखाना अनिवार्य होगा। विदाउट वारंट कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। यह लिखा गया है किसमें? आर्टिकल 22(1) में। लिखिए आप, लिखिए गिरफ्तारी का कारण, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। बात समझ में आई? हम हेडिंग डाले हैं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला अधिकार होता है कि गिरफ्तारी करने का कारण क्या है, यह जानने का अधिकार है। किसके तहत? आर्टिकल 22(1) के तहत। फिर बात आती है किसकी? दूसरी बात इसमें कि यदि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है कारण बताने के बाद, तो अपने मनपसंद से वकील या परामर्शदाता, वकील को ही क्या कहते हैं? परामर्शदाता। तो वकील रखने का अधिकार, वकील रखने का अधिकार। ये दो बातें कही गई हैं किसमें? आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 1 में कही गई हैं। बात यहां तक क्लियर है? आर्टिकल 22 का 1 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो उसे गिरफ्तार होने का कारण बताना पुलिस को अनिवार्य है। दूसरी बात कि वह व्यक्ति कोई वकील रख सकता है, उसके मनपसंद का कोई भी वकील वो नियुक्त कर सकता है। ठीक, और इसके साथ यह भी कहा गया है कि यदि वह व्यक्ति वकील रखने में सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, तो सरकार उसे सरकारी वकील मुहैया कराएगी। बात समझ में आ रही है? यदि हम वकील रखने के लिए सक्षम नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपना वकील कर सके, तो सरकार आपकी तरफ से खुद सरकारी वकील देगी। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं किसमें? आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 1 में किए गए हैं। फिर बात आती है आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2 जो दूसरा अधिकार है। और दूसरा अधिकार क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। बात समझ में आ रही है? कि यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है मान लो, तो ऐसा नहीं है पुलिस उसे जब तक मन करे तब तक अपने पास रखे रहे। तो पुलिस का यह काम होगा कि 24 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने, जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने उसे पेश करना अनिवार्य होगा। और 24 घंटे बाद पुलिस तभी किसी को रिमांड पर ले सकती है जब तक मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के नहीं की जा सकती है। यह कहता है कौन? मेरा आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2 कहता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसके साथ एक बात और जोड़ी गई है कि जो यात्रा का समय होगा उसे 24 घंटे में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे, कहने का मतलब यह है कि जैसे किसी की गिरफ्तारी हो रही है तमिलनाडु से, कहां से हो रही है? तमिलनाडु से हो रही है,
और उसे कहां लेकर जाना है, जम्मू कश्मीर लेकर जाना है। तो जो ये ट्रैवल का टाइम लगेगा तमिलनाडु से पुलिस को उस अपराधी को पकड़कर जम्मू कश्मीर ले जाने में, मान लीजिए ये 8 घंटे लग जाते हैं, या ट्रेन से जाता है 18 घंटे लग जाते हैं। तो जब जम्मू कश्मीर पहुंच जाएगा तो वहां से पहला घंटा स्टार्ट होगा। कहने का मतलब है यात्रा का समय सम्मिलित नहीं किया जाता है। बातें क्लियर है यहां तक? ये है हमारा कौन, आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2। लिखिए, बात समझ में आई है? 22 समझ में आया है ना? तो लिखिए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। बात समझ में आई कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। ठीक, नोट करके इस पॉइंट को लिख लेना, नोट करके लिखना, विशेष करके। हम ऊपर का इरेज करें, नोट करके आप लिखिए यात्रा का समय शामिल नहीं किया जाता। नोट करके क्या लिखोगे कि यात्रा का समय शामिल नहीं किया जाता। ठीक, ये कहा गया इसमें पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये 22(2) का पार्ट है। गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। दो बातें समझिएगा। आर्टिकल 22 में दो बातें कही गई हैं। पहला कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये पहली कंडीशन रखी गई। दूसरी कंडीशन कही गई कि बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के 24 घंटे से ज्यादा किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। ये दो बातें कही गई किसमें? आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 2 में। और मैंने इसके साथ ये भी बताया कि जो यात्रा का समय है, ये 24 घंटे में जो यात्रा का समय है इसे शामिल नहीं किया जाता। यात्रा का समय शामिल नहीं होता। मैंने ये भी बताया आपको, ये नोट करके आपने लिखा होगा। इस 24 घंटे में ये यात्रा का समय शामिल नहीं किया जा सकता। तो ये तो गिरफ्तारी में संरक्षण की बात की गई कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संरक्षण के बारे में, अधिकार के बारे में। अब जब हम आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 3 देखते हैं तो ये एक अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है। अपवाद किसका है?
पहले और दूसरे का। अपवाद किसका है? पहले और दूसरे का। कैसे? समझिए। अगर हम पढ़ते हैं आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 3, तो आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 3 कहता है कि आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 तथा आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 2 के अधिकार निम्नलिखित को प्राप्त नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि जो अधिकारों की बात की हमने पहले और दूसरे में, वो जो है कुछ लोगों को नहीं मिलेंगे। ठीक, तो ये क्या है? अपवाद है। किसका अपवाद है? आर्टिकल 22 के 1 का और 22 के 2 का। आप इसे लिख सकते हो कि ये क्या है कि जो गिरफ्तारी को दिए जाने वाले संरक्षण है उसका क्या है? ये अपवाद है। ठीक, और वो निम्न व्यक्ति कौन होंगे? निम्नलिखित व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। उसमें से सबसे पहला कहा गया कि विदेशी शत्रु। पहला कौन होगा? विदेशी शत्रु। ठीक, अगर कोई आतंकवादी होगा तो उसे आर्टिकल 22 के जो 1 का सब क्लॉज था, जो 1 में जो बातें कही गई थी कि वकील मिलने की स्वतंत्रता थी, ठीक, और क्या थी स्वतंत्रता? कारण बताओ, जो कारण बताओ कि क्यों गिरफ्तारी कर रहे हो, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना या 24 घंटे से ज्यादा रखना, ये सारे जो प्रावधान 1 और 2 में किए गए थे वो सारे क्या किए गए? कैंसिल किए गए। कि इन्हें विदेशी शत्रुओं को आर्टिकल 22 के 1 तथा 22 के 2 के तहत जो गिरफ्तारी में संरक्षण प्राप्त था उसे विदेशी शत्रुओं को नहीं दिया जाएगा। ऐसा कहा जाता है किसमें? आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 3 में कहा गया। दूसरी बात कही गई कि जो निवारक अधिनियम है, जो निवारक अधिनियम है, ठीक, निवारक अधिनियम के तहत, ठीक, निवारक अधिनियम या कह सकते हो निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम या निवारक निरोध विधि के अनुसार यदि किसी की गिरफ्तारी की जाती है, के अनुसार यदि या निवारक निरोध अधिनियम के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, तो दो लोगों को यह अधिकार नहीं दिया जाएगा जो हमने बात की थी ना इसकी। अगर इनके तहत किसी की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें 22 के तहत, 22 के 1 तथा 22 के 2 के तहत जो संरक्षण प्राप्त किया गया था, जो संरक्षण या अधिकार दिया गया था नागरिकों को, वह नहीं दिया जाएगा। किसे? पहला तो विदेशी शत्रुओं को, दूसरा जिनको संदेह के आधार पर क्या किया जाएगा? गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये प्रावधान किए गए किसमें? आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 2 में। क्योंकि ये दोनों लागू नहीं होता है इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। गिरफ्तारी को लेकर जो संरक्षण दिए गए हैं उसका क्या है? अपवाद है। तो ये तो बात हुई गिरफ्तारी के बारे में, और इसके बारे में बाद हम बात कहाँ करेंगे? आर्टिकल 22 का 4 करेंगे। जो अब बात करेंगे हम किसके बारे में? निवारक निरोध अधिनियम के बारे में।
बात यहां तक समझ में आई है? गिरफ्तारी से मिलने वाले संरक्षण के बारे में बात समझ में आई है? आर्टिकल 22 का 4 क्या कहता है? गर्मी बहुत है आज। 22 का 4 क्या कहता है? 22 का 4 कहता है कि किसी व्यक्ति को जो संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की जा रही है, उन्हें मैक्सिमम 3 महीने तक ही गिरफ्तार रखा जा सकता है। बात समझ में आई कि जो गिरफ्तारी अब की जाएगी किसके तहत? संदेह के आधार पर। इन्हें मैक्सिमम 90 दिन तक ही क्या किया जा सकता है? गिरफ्तार रखा जा सकता है। किसके आधार पर? संदेह के आधार पर। ठीक, लेकिन इसके बाद भी इनकी गिरफ्तारी के पीरियड को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी? एक सलाहकार बोर्ड बैठेगा, एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या तो वर्तमान में हो या पूर्व में रह चुका हो, या फिर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, वो उसमें सदस्य होना चाहिए उस सलाहकार बोर्ड में। तो अगर वह बोर्ड ये सिफारिश करता है कि उस व्यक्ति की सजा को बढ़ाना चाहिए, जो गिरफ्तारी की गई है उसे भी मेंटेन रखा जाए, तभी उसकी गिरफ्तारी 90 दिन से ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। ऐसा कहा गया किसमें? आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 4 में, जो संदेह के आधार पर गिरफ्तारी थी। तो हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिए, लिखिए निवारक निरोध, लिखिए निवारक निरोध विधि के अधीन, निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार, निवारक निरोध विधि लिखिए निवारक निरोध विधि के अधीन निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किए गए व्यक्ति का संरक्षण या व्यक्ति का अधिकार, व्यक्ति का अधिकार, ये हेडिंग डालिएगा। और फिर लिखिए आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 4, और लिखिए सब क्लॉज 4 में क्या कहा गया। मैंने बताया, लिखिए किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक, किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक, अधिकतम 3 माह तक, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, 3 माह तक गिरफ्तार किया जा सकता है। किस आधार पर? संदेह के आधार पर किया जा सकता है। ठीक, फिर लाइन चेंज करके लिखिए, लाइन चेंज करके लिखिएगा इससे अधिक समय तक, इससे अधिक समय तक, इससे अधिक समय तक गिरफ्तार
गिरफ्तार रखने के लिए सलाहकार बोर्ड इससे अधिक समय तक गिरफ्तार रखने के लिए सलाहकार बोर्ड के सुझाव की या सलाहकार बोर्ड का सुझाव अनिवार्य होता है। का सुझाव अनिवार्य होता है। आज समझ में आई। और मैंने बताया कि सलाहकार बोर्ड बनेगा किससे, तो ये जान लो कि उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का या तो प्रेजेंट टाइम में वो क्या हो, न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट का क्या हो, न्यायाधीश हो। ठीक, वो हो सकता है प्रेजेंट टाइम में हो, वर्तमान में हो, या फिर हो सकता है वह रह चुका हो। और दूसरा होता है कि वह न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। तो जो ऐसा व्यक्ति होगा वही शामिल किया जाएगा किसमें, सलाहकार बोर्ड में, सलाहकार बोर्ड में शामिल किया जाएगा। और अगर सलाहकार बोर्ड कहेगी कि इस व्यक्ति को 3 माह से अधिक गिरफ्तार किया जाए तभी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये सारे प्रावधान किए गए किसमें, आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 4 में। बातें क्लियर है यहां तक, सब क्लॉज 4 क्लियर है। इसे इरेज करें, जल्दी से लिखिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब लिखिए आर्टिकल 22 का 5 पॉइंट, जो सब क्लॉज 5 है। और सब क्लॉज 5 कहता है कि जिसकी गिरफ्तारी संदेह के आधार पर हुई है, इसे 2 अधिकार दिए गए। उसमें से पहला अधिकार यह था कि संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की जा रही है, इसके बावजूद भी उसे कारण बताना अनिवार्य होगा। जैसे हमें आर्टिकल 22 के 1 में मिला था, तो यहां पर भी कारण बताना, गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य होता है, कारण बताना अनिवार्य होता है। ठीक, और दूसरी बात इसमें कहा गई कि जो सलाहकार बोर्ड है, जो सलाहकार बोर्ड है, इसके समक्ष अपनी क्या दे सकता है, राय दे सकता है। कौन, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो। तो सलाहकार बोर्ड के समक्ष, सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपना पक्ष रखने का अधिकार। ये बात कही है किसमें, 5 में कही गई है। आर्टिकल 22 का जो सब क्लॉज 5 है, सॉरी हाँ 5 है, ये क्या है, 5 है। ठीक, 4 में कहा गया था क्या, 4 से तो स्टार्ट ही था, जिसमें कहा गया था कि मैक्सिमम 3 महीने तक गिरफ्तारी की जाएगी और उसके बाद तभी की जाएगी जब सलाहकार बोर्ड उसे आगे बढ़ाएगा। और 5 में कहा गया कि गिरफ्तारी जो की जा रही है उसका कारण बताना अनिवार्य होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कही गई कि सलाहकार बोर्ड के समक्ष वह व्यक्ति अपने पक्ष रख सकता है, अपनी बातें कह सकता है, इसे यह अधिकार दिया गया। यह था आर्टिकल 22 का 5। अब लिखिए 6, और 6 बहुत आसान है, आसान तो सारे हैं। 6 में क्या कहा गया, 6 में कहा गया कि जैसे 5 में कहा गया ना कारण बताना अनिवार्य होगा, तो 6 में क्या कह दिया गया कि यदि कारण बताना लोकहित में नहीं है, यदि कारण बताना लोकहित में नहीं है तो कारण नहीं बताया जाएगा। बात समझ में आ रही है कि यदि किसी की गिरफ्तारी की जाती थी संदेह के आधार पर, तो आर्टिकल 22 का 5 ही कहता था कि उसे कारण बताना अनिवार्य होगा।
लेकिन जो 6 सब क्लॉज है उसमें कहा गया कि यदि कारण बताने से लोकहित, आम जनमानस अगर उससे प्रभावित होगा, उस कारण बताने से, तो कारण नहीं बताया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कारण नहीं बताया जाएगा। यह कहा गया किसमें? आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 6 में कहा गया। लिखिए लिखिए, लोकहित में, लोकहित में, लोकहित में गिरफ्तारी का कारण न बताने का अधिकार, न बताने का अधिकार दिया गया किसमें? आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 6 में दिया गया। ठीक। और कहा गया कि यदि निरुद्धि का कारण बताना लोकहित में नहीं है तो कारण नहीं बताया जाएगा। यह कहा गया किसमें? आर्टिकल 22 के 6 में कहा गया। और 7 की बात हमने पहले भी की थी, यहां तक थी अधिकारों की बात। 3 हमने बताया गिरफ्तारी के बारे में संरक्षण, और 3 बताया निरुद्धि से संबंधित संरक्षण। ठीक। और लास्ट आप लिखिएगा, लास्ट लिखिएगा आर्टिकल 22 का 7। और आर्टिकल 22 का 7 लिखिए, मैंने पहले भी बताया कि संसद इस संदर्भ में कोई विधि, कानून या लॉ बना सकती है। तो लिखिए किसके विधि संदर्भ में? आर्टिकल 22 के संदर्भ में। इसमें लिखिए संसद इस संदर्भ में, किसमें? गिरफ्तारी तथा निरुद्धि से संरक्षण के संदर्भ में। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं कि संसद गिरफ्तारी तथा निरुद्धि से संरक्षण के संदर्भ में, ये लिख दें, संसद गिरफ्तारी तथा निरुद्धि से संरक्षण के संदर्भ में, कोई भी विधि, कानून या फिर लॉ बना सकती है, यह बात कही गई किसमें? आर्टिकल 22 के 7 में। और यहीं पर हमारा आर्टिकल 22 खत्म होता है। अब आप हेडिंग डालिएगा, जो आपका तीसरा मौलिक अधिकार है, और वो क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। वो क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और उसे स्टार्ट करेंगे हम कब? कल के लेक्चर में। आपके 2 मौलिक अधिकार कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक। और हम कल बात करेंगे आर्टिकल 23 और 24 के बारे में। दोनों छोटे छोटे हैं, एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, जो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद बचेगा धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और लास्ट होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बात क्लियर है? आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तब तक आप लोग क्या करिए, अब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर पूछिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।